Hello boys and girls, good evening all of you, and we are going to continue with CS Executive का JIGL का अपना सोर्सेस ऑफ लॉ का सेकंड क्लास। तो सोर्सेस ऑफ लॉ का सेकंड क्लास अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि CACET का रिजल्ट्स निकला और बच्चों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। हमारे यहाँ से जितना भी रिजल्ट्स हमने सुना है 100% रिजल्ट्स है। एक भी बच्चा का अभी तक हमने फेल वाला रिजल्ट नहीं सुना। अब कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि बच्चा फेल होगा तो वो हमें बताएगा क्या? हाँ, हम लोग मोटिवेट करते हैं कि अगर पास हुए तो भी बताओ, फेल हुए तो भी बताओ, क्या कमी रह गया था उसको ढूंढ करके हम लोग इंप्रूव करेंगे। ठीक है, जिन लोग को नहीं पता, मैं जिन लोग फेल होता है उन लोग के साथ अलग से भी सेशन करता हूं कि भाई आओ मिलो, अपने जो है कमियों को दूर करेंगे। बट ईटी में 100% रिजल्ट्स वर देयर। अब वो सीएसईटी वाले बच्चे जो एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं, हमारे यहाँ पर दुनिया भर का इंक्वायरीज का जो है वो रश चल रहा है। थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने जूनियर को इस प्रकार जो है वो सही गाइडेंस वगैरह दिया। और बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम लोग फीस भी कम रखे हैं, ह्यूज डिस्काउंट्स भी है। तो मेक श्योर कि अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आता है तो जूनियर्स को पक्का से आप जो है भटकने नहीं देंगे। ये मैं आपको काम सौंप रहा हूं, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये दारोमदार आपके ऊपर है that if you really like and appreciate and respect me, then you should refer the juniors to take our classes, because that is my motive to reach each and every corner of India. Okay, तो sources of law का सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में अपने क्या क्या पढ़ लिए थे दोस्तों? फर्स्ट क्लास में अपने पढ़ लिए थे डेफिनेशन ऑफ लॉ एज पर 5 स्कूल ऑफ थॉट्स, पूरा अपने पढ़ लिए थे। नेचुरल स्कूल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्ट। उसमें फेमस जूरिस्ट लोग के बारे में पढ़ लिए थे, उन लोग का दिया हुआ डेफिनेशंस के बारे में अपने गो थ्रू कर लिए थे। सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ, प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी। प्रिंसिपल सोर्सेस में आपने सबसे पहले क्या पढ़े थे? कस्टमरी लॉ, कस्टम्स और कस्टमरी लॉ। ठीक है, कस्टम विद सैंक्शन होता है, विदाउट सैंक्शन होता है। एंड जो विदाउट सैंक्शन रहता है वो तो नॉन ऑब्लिगेटरी रहता है। हैविंग सैंक्शन वाला ऑब्लिगेटरी रहता है। उसमें भी लीगल कस्टम, लीगल हो सकता है आपका लोकल हो, जनरल हो। लोकल मतलब विद इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और विद इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। जनरल हो गया थ्रू आउट कंट्री, और कन्वेंशनल हो गया ट्रेड और यूसेज। इसके बारे में डिटेल्स में अपने पढ़ लिए थे। ठीक है, और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो लॉ के अंदर होना चाहिए, लॉ को इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है डैमेजेस वगैरह लगा करके, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ क्या है वो पढ़ लिए थे। और कब एक कस्टम को लॉ का दर्जा मिलता है? जब वो 8 का 8 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कस्टम एंटीक होना चाहिए यानी मेमोरियल होना चाहिए। एंटीक के अलावा चार्टो पॉइंट सी थे था, अगर आपको याद रहे। कंफर्मिटी विद द लॉ ऑफ द लैंड, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस मतलब कंटिन्यूअसली वो कस्टम फॉलो हो रहा हो। सर्टेन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, दूसरे कस्टम के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। रीजनेबल यानी प्रैक्टिकल होना चाहिए, यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन रहना चाहिए, एंड पीसेबल एंजॉयमेंट, आपका कस्टम दूसरा का दिक्कत ना बने। तो ये सब हम लोग सब पढ़ चुके थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ में प्रिंसिपल सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। आज इसको खत्म करेंगे। प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ में चार्टो था। प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ चार्टो क्या क्या था बताओ? कस्टम, वो तो हो चुका। दूसरा प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ है जुडिशियल डिसीजंस। हाँ, जो जज लोग डिसीजन देता है ना, वो भी हम लोग के लिए बाइंडिंग है, वो भी हम लोग के लिए एक प्रकार का सोर्स है लॉ का। जुडिशियल डिसीजंस को हम लोग प्रेसिडेंट्स भी बोलते हैं। जुडिशियल डिसीजंस आर आल्सो नोन एज प्रेसिडेंट्स which guides us for the future course. These are set patterns. ये देखो, प्रेसिडेंट मतलब हो गया some set pattern guiding for the future. तो जब जज लोग डिसीजंस दे रहा है उससे हम लोग पैटर्न ढूंढते हैं। जज के डिसीजंस में, जजमेंट्स में हम लोग पैटर्न ढूंढते हैं और फ्यूचर उस हिसाब से जो है वो पैटर्न्स गाइड करते हैं। सो अगर हम आपको सिंपल भाषा में पूछे भाई, सेकंड सोर्स ऑफ अपना इंडियन लॉ, सेकंड प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ क्या है? प्रेसिडेंट और जुडिशियल डिसीजन। क्या होते हैं ये? These are set patterns which guides the future. अब देखो, ये जो प्रेसिडेंट्स है ना, अगेन हम आपको इंस्टीट्यूट का मैटर से भी पढ़ाएंगे, अपने हैंड रिटन नोट से भी पढ़ाएंगे। पहले हम पूरा हैंड रिटन नोट्स अपना खत्म कर दे रहे हैं पढ़ा करके। ये जो प्रेसिडेंट्स है ये 3 प्रकार के हैं, रहते 4 प्रकार के प्रेसिडेंट्स होते हैं। एक होता है डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट, देख रहे हो डायग्राम में? प्रेसिडेंट्स हो गया यानी जुडिशियल डिसीजंस 4 प्रकार के। एक हो गया डिक्लेरी, आराम से देखो, डिक्लेरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट। एक हो गया परसुएसिव, डिक्लेरेटिव और ओरिजिनल प्रेसिडेंट, डिक्लेरेटिव एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव, कंडीशनली ऑथोरिटेटिव।
एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव, कंडीशनली ऑथोरिटेटिव। सर ये सब क्या है, दिमाग का दही हो रहा है, आराम से पढ़ाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। आ जाओ मेरे बच्चों, ये देखो प्रेसिडेंट्स में ही सबसे पहले अपने चलते हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट्स खत्म करने के बाद स्टैट्यूट और फिर पर्सनल लॉ, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रेसिडेंट समझना जरूरी है। आइए प्रेसिडेंट्स में अपने चलते हैं, ये रहा। प्रेसिडेंट क्या है बताए ना, जुडिशियल डिसीजन विच सेट सम पैटर्न फॉर फ्यूचर लॉ। चार प्रेसिडेंट था, सबसे पहला क्या था, डिक्लेरेटिव एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट। देखो मैंने हैंडरिटन नोट में सब प्रेसिडेंट्स को यहाँ पर बढ़िया से पॉइंट वाइज समझा रखा है, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। समझा तो अभी देंगे, याद भी हो जाएगा। डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट, फिर आप देख रहे होंगे परसुएसिव प्रेसिडेंट दिख रहा होगा, देखा ना, फिर एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव और फिर कंडीशनली ऑथोरिटेटिव, ठीक है। उसके बाद कुछ डॉक्ट्रिन्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। डॉक्ट्रिन्स पढ़ने के बाद हम लोग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए, सबसे बोरिंग चैप्टर है ये जेआईजीएल का, जिसको मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग बना दे रहा हूं सबसे। चलो ध्यान लगाओ, डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या होता है। डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट क्या होता है, ये ऐसा जजमेंट है कोर्ट का, ये कोर्ट का ऐसा जजमेंट है जो कि एक एग्जिस्टिंग लॉ को ही अप्लाई करके दिया गया है। मतलब इसमें कुछ ओरिजिनल बात नहीं है, तभी तो इसको बोल रहे हैं डिक्लेरेटरी। So declaratory precedent is such a judgment given by the court which has been given by applying the rule of an existing law. There is an existing law जो अप्लाई नहीं हुआ था वो अब अप्लाई हो गया, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट। ओरिजिनल प्रेसिडेंट ऑन द अदर हैंड एक ऐसा जजमेंट आया है जिसके द्वारा कुछ नया प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल क्रिएट भी हुआ है और अप्लाई भी हुआ है। ओरिजिनल प्रेसिडेंट और डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट में क्या फर्क है, डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट में लीगल प्रिंसिपल था, ऑलरेडी बना हुआ, उसको अप्लाई किया गया। लेकिन ओरिजिनल प्रेसिडेंट में क्या हो रहा है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट में नया लीगल प्रिंसिपल क्रिएट भी कर रहा है और अप्लाई भी हो रहा है। जैसे रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो था वो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट, जो हम लोग कंपनी लॉ में पढ़े हैं, वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्रिएट भी किया गया और अप्लाई भी किया गया। तो वो कौन सा होगा बताओ तो, वो डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट होगा कि ओरिजिनल प्रेसिडेंट होगा? आंसर इज ओरिजिनल प्रेसिडेंट होगा। समझ में आ गया सर? तो डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट, अब जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखो। सैलमंड लास्ट क्लास पढ़े थे ना अपने, फेमस जूरिस्ट है, जूरिस्ट हुआ करता था। एज पर सैलमंड, ये रहा भाई, ये रहा सैलमंड। चलो हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो फटाफट, ये रहा, देखा। एज पर सैलमंड, declaratory precedent, as per Salmon, declaratory precedent is a judgment, yani it is one which is merely application. Declaratory precedent is merely an application. ये खाली अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ। सो देयर वाज अ रूल ऑफ लॉ व्हिच वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वी आर अप्लाइंग इट। इसको बोलते हैं डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। टेक्निकल टर्म है, दिमाग में रखना। ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या होता है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट इज वन which creates and applies a principle of law, new rule of law. एडवांस कंट्रीज में ज्यादा क्या होता होगा बताओ तो, एडवांस कंट्रीज में जो ऑलरेडी एडवांस हो चुका है, डेवलप हो चुका है, वहां पर ज्यादा क्या होता होगा, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट होता होगा कि ओरिजिनल? डिक्लेरेटरी, क्योंकि वहां तो घाट घाट का पानी उन लोग पी चुका है, सारा कर्मकांड हो चुका है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट बन चुका है, तभी तो एडवांस कंट्री है, कितना सारा केसेस हो चुका होगा, तभी तो वो एडवांस बना। तो वहां ज्यादा क्या होता होगा, डिक्लेरेटरी ज्यादा होता होगा। ओरिजिनल तो पहले था जब अंडर डेवलप्ड था, ठीक है, फिर नया नया रूल ऑफ लॉ कोर्ट लोग क्रिएट करते गया। तो अब क्या बचा, अब तो ज्यादा ओरिजिनल बचेगा नहीं ना, अब तो डिक्लेरेटरी बचेगा। जो क्रिएट किया हुआ है उसको अप्लाई करना है, तो जो क्रिएट किया हुआ है उसको अप्लाई करना है, मतलब डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। और अगर
जजमेंट ऐसा आ रहा है कि नया रूल कुछ क्रिएट हो रहा है और अप्लाई हो रहा है, तब वो ओरिजिनल है। तो एडवांस कंट्रीज में तो सारा सब कुछ हो चुका होगा, इसलिए ज्यादा प्रेसिडेंट कौन सा रहता है? डिक्लेरेटरी। एडवांस कंट्रीज में डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स आर मोर न्यूमरस। ओके, फ्यूचर के लिए लॉ कौन प्रेस्क्राइब कर रहा है? वो तो ओरिजिनल प्रेसिडेंट कर रहा है, क्योंकि उसी में तो नया प्रिंसिपल निकल करके आ रहा है फॉर द फ्यूचर। सो ओरिजिनल प्रेसिडेंट इज अ लॉ फॉर द फ्यूचर। तो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बता दो मेरे को, डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट में क्या क्या फर्क है? डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट is one in which an existing rule of law is applied. Original precedent is one in which a new rule of law is created also, applied also. Declaratory precedent is found in numerous numbers in developed country, whereas original precedent is generally found in underdeveloped countries because the country is yet to be developed. And once the cases will evolve, then it will become a developed country, and then once becoming developed country, the declarative precedents will be numerous. And the future course of law is set by original precedent. Okay, clear है सर, सब दिमाग में? दूसरा टाइप का प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट चार प्रकार के होते हैं, एक हो गया डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल, अब दूसरा है परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट मतलब एक जजमेंट आया एक कोर्ट द्वारा, अगर जो कोर्ट का जजमेंट है वो दूसरे जज लोग के लिए बाइंडिंग नहीं है, जज लोग खाली रेफर करेंगे, एडवांटेज लेंगे, यूज करेंगे, बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो एक कोर्ट ने जजमेंट दे दिया वो मेरे ऊपर जो है वो ऑब्लिगेशन नहीं है कि मेरे को मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, तो वो परसुएसिव प्रेसिडेंट है। वी कैन परस्यू इट बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी इन नेचर। जजेस आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू फॉलो दैट जजमेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं परसुएसिव प्रेसिडेंट का, परसुएसिव प्रेसिडेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाई कोर्ट, मान लो से फॉर एग्जांपल कैलकाटा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट सुना दिया। अब कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो जजमेंट सुना दिया वो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग रहेगा? कैलकाटा हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, अब मान लो सिमिलर फैक्ट्स ऑफ द केस बॉम्बे हाई कोर्ट के भी सामने आया, जो फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर कैलकाटा हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया ना, सिमिलर फैक्ट्स ऑफ द केस बिटवीन सम अदर पार्टीज, सिमिलर फैक्ट्स ऑफ द केस वाज प्रेजेंटेड टू बॉम्बे हाई कोर्ट। क्या कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट रेफर कर सकता है? बिल्कुल रेफर कर सकता है भाई, बिल्कुल। बॉम्बे हाई कोर्ट देख रहा है, अरे वाह कैलकाटा हाई कोर्ट ने तो इसको सॉल्व कर रखा है, जजमेंट दे रखा है, तो उसको परस्यू कर सकता है, बॉम्बे हाई कोर्ट उसको परस्यू कर सकता है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए मैंडेटरी है वो फॉलो करना? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, तो इसको बोलते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट। क्लियर? देखो, परसुएसिव प्रेसिडेंट इज वन in which judges are not obliged to follow. It is one which judges are not obliged to follow, but which they will take into consideration but not obliged to follow. तो ये कोई लीगल सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, बट एक हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ है कि पास्ट में क्या हुआ था एक बार देख लेते हैं, बट ये कोई लीगल सोर्स ऑफ लॉ नहीं है कि मानना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया परसुएसिव प्रेसिडेंट का, मैंने एग्जांपल क्या दिया? डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट आर ओनली परसुएसिव प्रेसिडेंट फॉर अदर हाई कोर्ट्स। वैसे जो इंग्लिश और अमेरिकन कोर्ट डिसीजन देते हैं, हम लोग उन लोग को रेफर कर सकते हैं, बट वो हमारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, परसुएसिव प्रेसिडेंट है। सो रूलिंग्स ऑफ इंग्लिश एंड अमेरिकन कोर्ट्स आर आल्सो परसुएसिव प्रेसिडेंट ओनली। ओबिटा डिक्टा जो होता है ना, वो भी परसुएसिव प्रेसिडेंट होता है। सर ये ओबिटा डिक्टा क्या है? ओबिटा डिक्टा आएगा बेटा, ये एक डॉक्ट्रिन है, ये देखो, ये देखो, ये रहा ओबिटा डिक्टा। तो अभी आज के क्लास में आएगा ये ओबिटा डिक्टा, तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है बेटा? बट ये दिमाग में रखना कि ओबिटा डिक्टा भी क्या है? एक प्रकार का परसुएसिव प्रेसिडेंट का एग्जांपल है। मेरे को फटाफट बता दो परसुएसिव प्रेसिडेंट का पॉइंट्स बता दो मेरे को। इट इज वन व्हिच जजेस कैन टेक इनटू कंसीडरेशन बट नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू फॉलो। एग्जांपल, जजमेंट गिवन बाय वन हाई कोर्ट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन for another high court to follow, so it is a persuasive precedent for other high courts, and it is not a legal source of law that they will have to follow. It is just a historical source of law कि past में क्या हो रखा है, same facts of the case। ठीक है, ये था persuasive precedent। absolutely authoritative precedent, absolutely authoritative precedent मतलब होता है जज लोग के लिए, कोर्ट लोग के लिए मैंडेटरी रहेगा, ऑब्लिगेटरी रहेगा फॉलो करना।
So those judgments which become an obligation for all the other courts to follow, it's called absolutely authoritative precedent. देखो, absolutely authoritative precedent is one in which judges must follow compulsively. समझ में आ गया सर? It's binding on judges. जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो तो सारे के सारे कोर्ट्स के ऊपर जो है वो बाइंडिंग रहेगा, तो वो क्या हो गया? एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव. इट्स बाइंडिंग ऑन जजेस. और अपना बुद्धि नहीं लगा सकता फिर जज लोग. भले ही हाई कोर्ट का जज को लग रहा है यार सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट दे दिया मेरे हिसाब से, तो तुम अपना हिसाब अपने पास रखो. एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव है प्रेसिडेंट. So it's binding on judges and they can't use their discretion even if they consider it as wrong. तो ये एक लीगल सोर्स ऑफ लॉ है, आपके लिए कंपल्सरी है फॉलो करना. एग्जांपल इसका, एवरी कोर्ट इन इंडिया will have to compulsorily follow judgment given by a superior court. Every court in India is absolutely bound by decisions of court superior to itself. तो हो गया absolutely authoritative precedent. अच्छा, एक होता है कंडीशनली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट. अभी हम लोग पढ़े एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट. कंडीशनली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट क्या होता है कि भाई कुछ कोर्ट के लिए बाइंडिंग रहेगा और जनरली बाइंडिंग रहेगा, ठीक है, बट अगर आपके पास रीजन है डिफर करने का, तब फिर आप इसको नहीं भी फॉलो कर सकते हैं. सर क्या बोल रहे हैं? मतलब कंडीशनली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट का ये मतलब है कि ये ऐसे जजमेंट्स है जो जनरली तो बाइंडिंग रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन है डिफर करने का, तब आप डिफर कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. हाईकोर्ट में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कंडीशनली ऑथोरिटेटिव का. हाईकोर्ट में अलग अलग बेंचेस होते हैं. सर ऐसा वाला बेंच नहीं, जो ट्यूशन सेंटर में होता है वैसा बेंच नहीं. जैसे हाईकोर्ट में अगर एक जज अपॉइंट हुआ है आपके केस के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट बेंच. सिंगल बेंच जज यानी स्मॉलेस्ट बेंच. दो जज है तो डिविजनल बेंच बोलते हैं, डिविजनल बेंच. तीन या तीन से ज्यादा जजेस अपॉइंट हुए तुम्हारे केस के लिए हाईकोर्ट के अंदर, तो हम लोग इसको फुल बेंच बोलते हैं. स्मॉलेस्ट बेंच एक जज वाला, दो जज वाला को डिविजनल बेंच, तीन या तीन से ज्यादा जज वाला लोग को फुल बेंच. अब हाईकोर्ट में क्या होता है, मान लो कैलकाटा हाईकोर्ट का से फॉर एग्जांपल डिविजनल बेंच या फिर सिंगल बेंच ने कोई एक जजमेंट दे दिया, तो अब आपको पता है जब कैलकाटा हाईकोर्ट का वन ऑफ द सिंगल बेंच और डिविजनल बेंचेस हैव गिवन द जजमेंट, सिमिलर फैक्ट्स ऑफ द केस अगर वापस से इस बेंचेस के पास आता है, तो इन लोग के ऊपर जनरली बाइंडिंग रहेगा. लेकिन अगर इनके पास सॉलिड रीजन है डिफर करने का, तब ये डिफर कर सकते हैं और फिर केस जो है वो फुल बेंच को रेफर किया जाता है. ये होता है कंडीशनली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट. आइए पढ़ते हैं. इट इज वन विच इज ऑर्डिनरीली, हम क्या बोले थे, नॉर्मली बाइंडिंग रहेगा कोर्ट के ऊपर, बट कैन बी डिस्कार्डेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. नॉर्मली बाइंडिंग, बट चलो ठीक है, नॉट बाइंडिंग इन सम एक्सेप्शनल केसेस. कब? इफ दे फाइंड कॉन्ट्ररी टू लॉ. अगर जजमेंट हम लोग को लग रहा है कि भाई ये तो लॉ के खिलाफ है और सॉलिड रीजन है हमारे पास, तब हम लोग डिसरिगार्ड कर सकते हैं. एग्जांपल वापस से पढ़ लो एक बार. इट इज नॉर्मली बाइंडिंग ऑन कोर्ट अनलेस स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट. कब हम लोग इसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं? व्हेन इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ एंड रीजन. कोई ढंग का रीजनिंग नहीं था जजमेंट में और हमारे पास सॉलिड रीजन है उसको रिवर्ट करने का. एग्जांपल, डिसीजन ऑफ सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट is absolutely authoritative for all the subordinate courts. अरे बताए थे ना, सुपीरियर कोर्ट का जो जजमेंट है वो तो नीचे वाले सारे कोर्ट्स के लिए absolutely authoritative है. बट व्हाट अबाउट बराबरी के कोऑर्डिनेट कोर्ट्स? कंडीशनली authoritative for divisional bench of the same high court. समझे? तो मेरे को फटाफट बता दो ये चार प्रेसिडेंट जो है, फिर से एक बार. डिक्लेरेटिव ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या था? डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट इज एप्लीकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ.
ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या है? ओरिजिनल प्रेसिडेंट भैया है न्यू लॉ इज क्रिएटेड एंड अप्लाइड, न्यू रूल ऑफ लॉ इज क्रिएटेड एंड अप्लाइड, ठीक है। एडवांस कंट्री में ज्यादा क्या होगा? डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट होगा एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट इज अ लॉ फॉर द फ्यूचर। अब अगर डिफरेंस भी आए तो आराम से आप चार डिफरेंस लिख सकते हैं। परसुएसिव प्रेसिडेंट क्या है? परसुएसिव प्रेसिडेंट मतलब कोर्ट्स आर नॉट obliged to follow, they will take into consideration but it is not an obligation, so it is not a legal source of law rather an historical source of law। एग्जांपल, एक हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो दूसरा हाई कोर्ट के ऊपर परसुएसिव प्रेसिडेंट का काम करेगा। इंग्लिश अमेरिकन कोर्ट्स का हमारे ऊपर, सारे कोर्ट्स के ऊपर परसुएसिव प्रेसिडेंट का काम करेगा। ओबिटा डिक्टा भी इसका एक एग्जांपल है जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर में। एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव मतलब कोर्ट का सारे के सारे कोर्ट्स के ऊपर वो बाइंडिंग रहेगा अगर ऐसा जजमेंट है। तो अगर मेरे लिए वो बाइंडिंग है पर्टिकुलर कोर्ट का जजमेंट, तब हम उसको बोलेंगे एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट। भले ही मेरे को गलत लग रहा है कि यार क्या जजमेंट दे दिया, फिर भी मेरे को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सुपीरियर कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है वो मेरे लिए क्या है? एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट है, एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट है। और कंडीशनल ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट नॉर्मली बाइंडिंग रहता है, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हम लोग डेविएट कर सकते हैं व्हेन वी थिंक दैट इट डिफर्स फ्रॉम लॉ एंड रीजन। एग्जांपल अगर हम दे तो कैलकाटा हाई कोर्ट जो है, कैलकाटा हाई कोर्ट जो जजमेंट दे रहा है उसके नीचे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए तो एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव है, बट कैलकाटा हाई कोर्ट के अदर बेंचेस के लिए वो कंडीशनली ऑथोरिटेटिव है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, पहचानो, तीन चीज बताना, एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव कि कंडीशनली ऑथोरिटेटिव कि परसुएसिव प्रेसिडेंट। तीनों में से पहचानो, एब्सोल्यूट है कि कंडीशनल है कि परसुएसिव है। कलकत्ता हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए क्या बताओ? एब्सोल्यूट है, कंडीशनल है कि परसुएसिव? लिख करके बताओ, कलकत्ता हाईकोर्ट का जो जजमेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए क्या है? बिल्कुल सही, परसुएसिव है। कलकत्ता हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, कलकत्ता हाईकोर्ट के जुरिसडिक्शन में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए क्या? एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव है। और कलकत्ता हाईकोर्ट के रिमेनिंग बेंचेस के लिए क्या है? वो कंडीशनली ऑथोरिटेटिव है। मक्खन एकदम क्लियर है। अब जब बात हो ही रहा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, तो एक बार यहां पर आई जाइए कि कितना बाइंडिंग रहता है हाईकोर्ट का डिसीजन। ये देखो भाई, डिसीजन ऑफ हाईकोर्ट, डिसीजन ऑफ हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने जो फैसला दे दिया, डिसीजन दे दिया, हाईकोर्ट के जुरिसडिक्शन में जितने, एक हाईकोर्ट थोड़ी ना होता है भाई, बहुत सारा हाईकोर्ट है, तो हाईकोर्ट के जुरिसडिक्शन में जितना भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है बाइंडिंग है। हाईकोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब फ्यूचर में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास अगर सिमिलर फैक्ट्स ऑफ द केस आया तो जो हाईकोर्ट फैसला दे रखा है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी वैसे ही फैसला देना पड़ेगा इफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर फॉलोइंग विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ दैट हाईकोर्ट। मतलब कलकत्ता हाईकोर्ट का अगर कोई फैसला आ गया तो कलकत्ता हाईकोर्ट के जुरिसडिक्शन में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए बाइंडिंग है, एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव। क्लियर है सर? कलकत्ता हाईकोर्ट ने मान लीजिए जजमेंट दिया, बाद बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट फॉलिंग आउटसाइड द जुरिसडिक्शन, उनके लिए क्या है? परसुएसिव। हाईकोर्ट के जुरिसडिक्शन में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है बाइंडिंग, हाईकोर्ट के जुरिसडिक्शन के बाहर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनके लिए परसुएसिव प्रेसिडेंट। मान लो कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है, बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए तो परसुएसिव है, बॉम्बे हाईकोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए भी परसुएसिव ही है। कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट बॉम्बे हाईकोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए भी परसुएसिव ही है। और एक चीज याद रखना, परसुएसिव भी नहीं होगा अगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रारी जजमेंट दे रखा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ और जजमेंट दिया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ और जजमेंट दिया, तो बॉम्बे हाईकोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो तो बॉम्बे हाईकोर्ट को फॉलो करेंगे, कलकत्ता हाईकोर्ट का फिर जजमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा उनके लिए। क्लियर है सर? तो डिसीजन ऑफ हाईकोर्ट, देखो कितना सुंदर डायग्राम बनाया हुआ, डिसीजन ऑफ हाईकोर्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा? डिसीजन ऑफ हाईकोर्ट का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑन किसका? डिसीजन का इफेक्ट, डिसीजन ऑफ हाईकोर्ट का इफेक्ट ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल विद इन इट्स जुरिसडिक्शन, तब तो उनके लिए बाइंडिंग है। और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट ट्राइब्यूनल बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन है, जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट बॉम्बे हाईकोर्ट के जुरिसडिक्शन में जो सबऑर्डिनेट लोग हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उनके लिए परसुएसिव। बट इफ इट्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनी डिसीजन ऑफ हाईकोर्ट within whose jurisdiction they are situated,
मतलब समझ गए ना, कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आता है उनके लिए ऐसे तो परसुएसिव है, लेकिन अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ और जजमेंट दे रखा है तो उनके सबऑर्डिनेट्स कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट को मानेंगे नहीं, फॉलो ही नहीं करेंगे, रेफर ही नहीं करेंगे। क्लियर है? देखा, ऐसे तो परसुएसिव है, बट if it's in conflict with any decision of high court within its jurisdiction it comes, then it has no value. अच्छा, दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट का इफेक्ट दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर, नॉट बाइंडिंग, परसुएसिव ओनली। मक्खन एकदम जबरदस्त ढंग से हमने एनालिसिस कर लिया है, आगे बढ़ रहे हैं। ये था हमारा डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का बेंचेस ऑलरेडी हम बात में पढ़ा चुके थे। वन जज है तो स्मॉलेस्ट बेंच बोलेंगे उसको, टू जजेस है तो क्या बोलेंगे, डिविजनल बेंच बोलेंगे, थ्री और मोर है तो फुल बेंच। वन जज स्मॉलेस्ट बेंच, टू जज डिविजनल बेंच, थ्री और मोर फुल बेंच। ये नोट भी ऑलरेडी हमने बात कर लिया है कंडीशनल ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट के एग्जांपल में, कि भाई जो डिसीजन आता है एक हाई कोर्ट का बेंच का, कलकत्ता हाई कोर्ट का एक बेंच ने जो डिसीजन दिया, इट शुड बी फॉलोड बाय इट्स अदर बेंचेस। बिल्कुल, अनलेस दे हैव अ रीजन टू डिफर। कलकत्ता हाई कोर्ट का वन बेंच हैज गिवन अ जजमेंट, इट शुड बी फॉलोड बाय द अदर बेंचेस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट अनलेस दे हैव अ सॉलिड रीजन टू डिफर, and then in such case it should be referred to full bench। conditionally authoritative precedent का एग्जांपल था ये। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी एक बार पढ़ करके सल्टा देते हैं। आर्टिकल 141 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ सारा जजमेंट सब कोर्ट के लिए बाइंडिंग है, बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स बिकॉज इट इज द हाईएस्ट कोर्ट। सी, it is the highest court, decisions are binding on all the courts and tribunals। आर्टिकल नंबर बताओ 141, यही तो बोलता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजंस शैल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑबिटर डिक्टम, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑबिटर डिक्टम है वो भी बाइंडिंग रहेगा। सर ये ऑबिटर डिक्टम क्या है? ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टम, एक ही ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टम ये है क्या? बस बेटा, ऑबिटर डिक्टम अभी आने वाला है 5 मिनट के अंदर, और मैं फिर से एक बार यहां पर आऊंगा। And Supreme Court is not bound by decisions of Privy Council or Federal Court। भाई सुप्रीम कोर्ट हमारा हाईएस्ट कोर्ट है, उसका डिसीजन बाद बाकी के लिए बाइंडिंग है, और किसी कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं है। सर ये है क्या प्रीवी काउंसिल? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब नहीं बना था ना, उसके पहले, भारत संविधान बनने के पहले एक प्रीवी काउंसिल हुआ करता था जो ब्रिटिशर लोग के जमाने का था, वो सबसे सुपीरियर रहता था। तो होगा, अब कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है। वैसे फेडरल कोर्ट्स वगैरह, अमेरिकन कोर्ट्स वगैरह, ये सब का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो 5 पॉइंट दिमाग में रखना, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, इट्स डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स as per article 141, the decisions are binding on all the courts operating within the territory of India। Obviously obiter dictum of supreme court is also binding on other courts, and other courts like federal court, privy council judgments are, decisions are not, uh, supreme court is not bound by them। Okay, ये क्लियर है ये सब पूरा? क्लियर, मक्खन एकदम। चलो अब 3 तो डॉक्ट्रिन्स अपने पढ़ रहे हैं, आइए ये 3 डॉक्ट्रिन्स में आ जाइए। डॉक्ट्रिन ऑफ, oops, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ
स्टेयर डेसिसिस क्या बोलता है? नाम बहुत टफ है बट समझना बहुत सिंपल है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस क्या बोलता है? वंस a legal principle has been established, we should not deviate from it. We should not try to establish another legal principle which deviates from the legal principle already it is established. Consistently, it should be applied. So, बहुत सारे कोर्ट्स ने ऑलरेडी जजमेंट दे रखा है। मान लो कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया, ऐसे बहुत सारे कोर्ट्स ने जजमेंट दे रखा है। मैं अकेला एक हाई कोर्ट अब बचा हूं जिसके सामने ये ऐसा केस आया है। मैं अकेला एक हाई कोर्ट ऐसा बचा हूं जिसके सामने सिमिलर केस आया है। तो स्टेयर डेसिसिस क्या बोलता है कि आप अपना अलग रुख मत अपनाओ, भले परसुएसिव प्रेसिडेंट है, बट क्योंकि लीगल प्रिंसिपल जो है वो इस्टेब्लिश हो रखा है और एक हाई कोर्ट द्वारा नहीं, बहुत सारे कोर्ट्स द्वारा, तब फिर हम लोग को कोशिश करना चाहिए, कोशिश, वी शुड ट्राई नॉट टू डेविएट फ्रॉम दोस एंड वी शुड ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी। देखिए स्टेयर डेसिसिस क्या बोलता है? adhere to the decision. Once the things have been settled, don't unsettle them, yaar. Do not unsettle the things which are established. इतना तो लॉ ऑलरेडी है, अब आप नए नए लॉ बनाते रहोगे, नए नए लीगल प्रिंसिपल्स बनाते रहोगे, तब फिर जो है आदमी डर के मारे जो है वो पाप करना छोड़ देगा, या फिर पाप होगा तो कोई वकालत नहीं करने आएगा। तो इट मींस adhere to the decision, whatever decisions have been taken in the past, try to stick to them. So state SSS adhere to the decisions that have been taken in the past, which have evolved through several decisions. Adhere to it. Don't try to unsettle the things which are already established. इससे क्या होगा? सर्टेनिटी आएगा, यूनिफॉर्मिटी इन लॉ आएगा, लॉ यूनिफॉर्म बनेगा। और क्या बोलता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस यही बोलता है कि वंस अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ, a principle of law which has been settled by series of decisions, एक डिसीजन नहीं ना, which has been settled by series of decisions, generally is binding on the courts and must be followed in similar cases. मतलब like cases should be decided alike. बहुत सुंदर बात है, like cases, similar cases should be decided alike. लेकिन ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना परसुएसिव प्रेसिडेंट है, बाइंडिंग तो नहीं है, तो इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस में 5 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। स्टेयर डेसिसिस में 5 पॉइंट क्या क्या दिमाग में रखना है? adhere to the decision, it means adhere to the decision and don't try to unsettle the things which are already well established. Treating like cases alike, but it is not universally applicable. It is not generally it is not binding on the court, but court should try to follow this principle, okay, because it will bring uniformity in law. So adhere to the decision, don't try to unsettle the things which are well established, it will bring uniformity in law. It is that principle of law. If a principle of law has been settled by series of decisions, then court should follow this. Like cases should be decided alike and it is not universally applicable. ठीक है, अब इसमें आ जाओ भाई, रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी, अरे बेशर्मो हंसो मत, स्पेलिंग याद कर लेना। रेशियो का तो याद रहेगा, और डेसिमल होता है ना तो उसका DECI DENDI डेंडी, तो रेशियो डेसिडेंडी। अब ये रेशियो डेसिडेंडी क्या बोलता है? रेशियो डेसिडेंडी बोलता है कि एक जज जब जजमेंट सुना रहा था, एक्स और वाई का केस था, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का केस था, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का केस एडजज करते समय जो जज ने अपना फैसला सुनाया उसमें तो एक्स और वाई का नाम लेकर के फैक्ट्स को एनालाइज करके, बट उसमें जजमेंट में जो जो स्टेटमेंट वो ऐसा दिया जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सकता है, उस पोर्शन को, जजमेंट का वो पोर्शन जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सकता है, अदर सिमिलर केसेस में भी एक्स और वाई को हटा दो, मान लो लोग में जमीन का विवाद था, 2 बीघा जमीन का विवाद था, ठीक है, नंबर्स को हटा दो, 2 को हटा दो, नाम को हटा दो, एक्स वाई को हटा दो, बट द रीजन बिकॉज ऑफ विच द वर्डिक्ट वाज गिवन, जजमेंट में से जो रीजन ऑफ जजमेंट है वो
एक्सट्रैक्ट कर लो ताकि वो सिमिलर केसेस में अप्लाई किया जा सके। रेशियो मतलब समझ में आना ना, पोर्शन। रेशियो मीन्स व्हाट? पोर्शन, एक्सट्रैक्ट ऑफ द जजमेंट which can be used in similar cases. Ratio decidendi means extract of a judgment which can be used and applied in similar cases. ये देखो देखो देखो, मजाक छोड़ो, यहां पर आ जाओ। ओ बेशर्मो, रेशियो डेसिडेंडी, द अंडरलाइन प्रिंसिपल। मेन कारण क्या था ये डिसीजन देने का? अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ द जुडिशियल डिसीजन, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडी। क्या कारण था ऐसा ही डिसीजन देने का? मेन प्रपोजिशन ऑफ लॉ because of which such decision was given and it can be extracted, उसको extract कर लेंगे। कंक्रीट डिसीजन जो रहेगा इट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, फिर बाद बाकी लोग के ऊपर भी अपने यही अप्लाई करेंगे। एंड इट अलोन हैज अ फोर्स ऑफ लॉ, ऑथोरिटेटिव रहेगा। मतलब ये एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है, देखो इन अदर वर्ड इट इज अ लीगल प्रिंसिपल deduced by way of abstraction of material fact eliminating immaterial fact। x गया भाड़ में, y गया भाड़ में, 2 गया भाड़ में, immaterial facts को गया भाड़ में। material facts, main proposition of law which can be applied in similar cases। ठीक है, so it's a legal principle, it's a legal principle deduced मतलब separated, निकाला गया, extract किया गया। क्या चीज को extract करोगे? material facts को from immaterial। ये था रेशियो डेसिडेंडी। पहला डॉक्ट्रिन क्या पढ़ा? स्टेयर डेसिसिस क्या बोलता है? स्टेयर डेसिसिस बोलता है भाई जो ऑलरेडी सीरीज ऑफ जजमेंट आ रखा है, सेटल हो रखा है, उसको अनसेटल मत करो, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। रेशियो डेसिडेंडी क्या बोला? कि जजमेंट का वो हिस्सा जो यूनिवर्सली अब दूसरे सिमिलर केसेस में भी अप्लाई कर सके उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडी। अब आ जाओ ओबिटा डिक्टा। ओबिटा डिक्टा, ओबिटा डिक्टा मतलब क्या होता है? कभी बोले हो बाय द वे, जस्ट सेड बाय द वे? बाय द वे तुम रहते कहो, मतलब बाय द वे तुम्हारा हॉबीज क्या? मतलब आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड, जस्ट ऐसे पूछ लिया बाय द वे, बस कहने को कह दिया। तो ऐसे ही जजमेंट सुनाने समय जज जब अपना जजमेंट दे रहा है, डिसीजन दे रहा है, उसमें कुछ बात जो नेसेसरी नहीं था डिसीजन देने के लिए फिर भी जज ने पॉइंट आउट किया। इट वॉज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द डिसीजन बट स्टिल जज हैज पॉइंटेड आउट सम फैक्ट्स, उसको हम लोग बोलते हैं ओबिटा डिक्टा। ओबिटा डिक्टा। तो क्या होगा जब सिमिलर केस आएगा ना, सिमिलर केस दूसरे जजों के सामने, दूसरे कोर्ट्स के सामने, तो जब सिमिलर केस आ रहा है दूसरे जजों के सामने और दूसरे कोर्ट्स के सामने, तो ये केस ऑलरेडी डिसाइड हो रखा है बाय अ पर्टिकुलर जज। ठीक है, सिमिलर केस हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय अ पर्टिकुलर जज। उसमें कुछ कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट्स भी रखा गया था जो जजमेंट देने के लिए जरूरी नहीं था, वो है ओबिटा डिक्टा। तो रिमेनिंग जज लोग के सामने जब सिमिलर केस आएगा तो ओबिटा डिक्टा एक परसुएसिव प्रेसिडेंट रहेगा। मतलब रिमेनिंग कोर्ट्स लोग खाली रेफर करेंगे, ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा फॉलो करने का। लेकिन रेशियो डेसिडेंडी क्या होता है? वो तो मेन रीजन था ऐसा जजमेंट देने का, तो वो रिमेनिंग कोर्ट लोग के लिए ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट रहेगा। लेकिन ओबिटा डिक्टा जो है बस कहने को कह दिया, पॉइंट आउट कर दिया, जजमेंट देते समय कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पॉइंट आउट कर दिया जज ने, तो रिमेनिंग कोर्ट्स के लिए, रिमेनिंग जजों के लिए मैंडेटरी नहीं रहेगा, ऑब्लिगेटरी नहीं रहेगा, परसुएसिव रहेगा। लेकिन अगर ऐसे ही कहने को कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते समय कुछ कुछ ऐसा पॉइंट रखा जो नेसेसरी नहीं था जजमेंट देने के लिए, फिर भी रखा सुप्रीम कोर्ट ने, है तो ओबिटा डिक्टा, बट सुप्रीम कोर्ट का तो ओबिटा डिक्टा भी सारे कोर्ट्स के लिए मैंडेटरी रहेगा। याद आया ना, पढ़े थे। ओबिटा डिक्टा एक लैटिन एक्सप्रेशन है which means said by the way, so it's a Latin expression which means said by the way। okay, these are statements made by the judge। ये स्टेटमेंट है गिवन बाय द जज व्हाइल डिलीवरिंग अ जजमेंट।
statements made by the judge while delivering the judgment which were not strictly necessary to be made. जज ने कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स को पॉइंट आउट कर दिया which were not necessary for the judgment. तो ये persuasive precedent का काम करेगा. मतलब बात बाकी जजेस आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम, बट यूज कर सकते हैं बट नॉट बाउंड टू फॉलो देम. कभी कभार ना लॉयर और जज लोग के लिए दिक्कत हो जाता है रेशियो डेसिडेंडी और ओबिटा डिक्टा ढूंढने में कि यार ये जो जजमेंट आया इसमें रेशियो डेसिडेंडी कौन सा है और ओबिटा डिक्टा कौन सा है. तो कभी कभार इट इज क्वाइट ट्रबलसम. बच्चे बोल रहे हैं हाँ हम लोग को भी नहीं समझ में आया, हम लोग को भी एक जैसा लग रहा है, तब तो तुम बेटा लटक जाओगे. क्या नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया. जो जजमेंट का वो हिस्सा जो यूनिवर्सली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द वेरी रीजन फॉर पासिंग द जजमेंट, दैट्स कॉल्ड रेशियो डेसिडेंडी. बट ओबिटा डिक्टा, the statements given by the judge, pointed out by the judge, which were not strictly necessary for passing the judgment, refers to obita dicta. remaining कोर्ट लोग के लिए persuasive precedent है, मैंडेटरी नहीं है. मक्खन सर. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ओबिटा डिक्टा है, सुप्रीम कोर्ट का तो ओबिटा डिक्टा भी, ओबिटा डिक्टा या ओबिटा डिक्टम दोनों बोल सकते हो, शैल ऑल्सो बी बाइंडिंग. केस का नाम याद रख लेना, बिमला देवी वर्सेस चतुर्वेदी. तो बिमला देवी वर्सेस चतुर्वेदी में बोला गया सुप्रीम कोर्ट का तो ओबिटा डिक्टा भी सबके लिए बाइंडिंग है. क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो ये बहुत ट्रिकी और थोड़ा सा टफ चीज था जो मैंने आपके लिए एकदम आसान बना दिया. प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ पढ़ रहे हैं, बड़ा टॉपिक का नाम मत भूल जाना. बड़ा टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ. सबसे पहले क्या था? कस्टम डन, जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट डन. जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? सम सेट पैटर्न गाइडिंग द फ्यूचर. कितने प्रकार के होते हैं? 4. डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल, एब्सोल्यूट, अच्छा पहले परसुएसिव, फिर एब्सोल्यूटली ऑथोरिटेटिव और एक कंडीशनली ऑथोरिटेटिव. ठीक है. और फिर हम लोग इसके साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़े और इसके साथ साथ हम लोग 3 डॉक्ट्रिन पढ़े. ठीक है. वो 3 डॉक्ट्रिन मेरे को फटाफट बता दो. स्टेयर डेसिसिस. अरे स्टेयर डेसिसिस कि जैसा चल रहा है चलने दो, डोंट ट्राई टू अनसेटल द थिंग्स, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. ये था स्टेयर डेसिसिस. ठीक है. फिर हमने पढ़ा रेशियो डेसिडेंडी. रेशियो डेसिडेंडी मतलब जजमेंट का वो हिस्सा जिसके कारण जजमेंट आया. मटेरियल फैक्ट, एलिमिनेटिंग द इमटेरियल फैक्ट, ताकि वो दूसरे कोर्ट लोग के लिए ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट का काम करे. और तीसरा हमने क्या पढ़ा? ओबिटा डिक्टा, कि बस कहने को कह दिया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आउट कर दिया, जस्ट सेड बाय द वे. परसुएसिव प्रेसिडेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ओबिटा डिक्टा तो सबके लिए मैंडेटरी है. बिमला देवी वर्सेस चतुर्वेदी में बोला गया. सुपर. प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ में फिर आता है स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन. भाई यही तो पार्लियामेंट बनाएगा भाई, तो वो तो प्रिंसिपल सोर्स है ना. नए जो कानून बनेंगे, द कम्युनिटीज एक्ट 2013, ये तो प्रिंसिपल सोर्स में आएगा ना, स्टैट्यूट में आएगा ना. और पर्सनल लॉ भी आता है, जैसे पर्सनल लॉ हिंदू लॉ होता है, मुस्लिम लॉ होता है. ठीक है. आइए ये हम आपको यहां से दिखाते हैं. पहले देख लो भाई, हम लोग का कुछ पोर्शन छूटा तो नहीं है ना. लास्ट क्लास हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे. इंस्टीट्यूट का मैथ से भी हम साथ साथ दिखाते जा रहे हैं. फिर जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स, बिल्कुल. कितने प्रकार के हैं? 4. अच्छा उसके पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बात. ये रहा देखो, ये रहा पूरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. यहाँ से पढ़ने से जान चला जाता. मैंने आपको डायग्राम में अच्छे से समझा दिया और एक भी लाइन नहीं छूटा है, एक भी लाइन. फिर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 141 वगैरह हम लोग सब अच्छे से पढ़ लिए 5-6 पॉइंट में. काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, डिक्लेरेटरी, ओरिजिनल, परसुएसिव, एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव एंड कंडीशनली ऑथोरिटेटिव. यहाँ से पढ़ने में जान चला जाता. मैंने आपको 5-5 पॉइंट हर एक चीज का बताया. डिक्लेरेटरी ओरिजिनल का बताया, परसुएसिव का बताया, एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव एंड कंडीशनली ऑथोरिटेटिव. फिर डॉक्ट्रिन्स भी यहाँ से देखो कितना गंदा तरीके से लिखा हुआ, देख रहे हो? याद करने में जो है बहुत कुछ याद आ जाएगा. स्टेयर डेसिसिस का हमने 5 पॉइंट पढ़ लिया था. रेशियो डेसिडेंडी का हमने भी 4-5 पॉइंट जो था वो पढ़ लिया था. एंड ओबिटा डिक्टा भी हमने खत्म कर दिया था. तो यहाँ तक अपने पहुंच चुके हैं बढ़िया तरीके से. एग्जाम में भी ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट फॉर्म सो दैट एग्जामिनर रीड्स. स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन में आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों. स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन तो ये तो पता ही है. स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन जो है
वो बिल्कुल एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको ना इनेक्टेड लॉ बोलता है, सेलमंट इसको क्या बोलता है बताओ, इनेक्टेड लॉ, मतलब जो लॉ इनेक्ट हुआ, इनेक्टेड लॉ। statute law, statutory law which is created by legislation, statutory law which is created by legislation नहीं समझ आ रहा, Companies Act is a statutory legislation created by Parliament of India, for example acts of parliament, state legislature, ठीक है, is either supreme or subordinate। मतलब दो प्रकार के स्टैट्यूट होते हैं, क्या क्या दो प्रकार के स्टैट्यूट होते हैं बताओ तो। स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन दो प्रकार के होते हैं, आप भी अपने इंस्टीट्यूट के मैट में मार्क कर लेना या कॉपी में मेंटेन कर लेना। सुप्रीम और हो गया एक सबऑर्डिनेट यानी डेलीगेटेड। सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से वो पावर डिराइव कर रहा है और उसको कोई बदल नहीं सकता, ऐसा कानून को अपने बोलते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन derives its power directly from the constitution, supreme legislation derives its power directly from कहां से, constitution, it cannot be repealed, उसको उखाड़ करके नहीं बदला जा सकता, it cannot be repealed, annulled or controlled by other legislative authorities, चेंज नहीं हो सकता वो। जैसे आपका राइट ऑफ इक्वालिटी, ये सब इसके ऊपर कोई भी अगर स्टैट्यूट बनाना चाहे इक्वालिटी हटाने का तो नहीं कर सकता, सुप्रीम लेजिस्लेशन है। क्या कंपनीज एक्ट रिपील होता है, हाँ रिपील होता है, इसका मतलब वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। Subordinate legislation is that which proceeds from any authority other than the sovereign power. कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली उसको नहीं बनाया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया था एक अथॉरिटी को, मान लो पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया था पार्लियामेंट को कानून बनाने का, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, सबऑर्डिनेट। क्लियर, बस इतना ही दिमाग में रखना है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो सुप्रीम लेजिस्लेशन भी बना सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मामला है तो, और अदर देन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मामला नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली पावर नहीं दिया, तब फिर वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल अगर हम आपको दें, मान लो सेबी, सेबी जितना भी रेगुलेशंस वगैरह बनाएगा वो सब क्या होगा, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का एग्जांपल। तो यहां आपको लिख देना चाहिए एग्जांपल सेबी रेगुलेशन, क्योंकि सेबी को ये सब पावर डेलीगेट किया गया था। ओके, बस उतना ही। उसके बाद तो भाई ऑर्डिनेंस वगैरह के बारे में जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं बेसिक्स ऑफ लॉ में। पर्सनल लॉ, अब पर्सनल लॉ तो भैया हिंदू का अलग है और मुस्लिम का अलग है, ये देखो पर्सनल लॉ, बिल्कुल भाई। अब जैसे अगर हिंदू दो शादी कर ले, हिंदू अगर दो शादी कर ले, बताओ क्या होगा, जेल हो जाएगा। हिंदू अगर डबल शादी कर ले तो जेल हो जाएगा भाई, कर मत लेना अगर कोई हिंदू हो तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि जेल हो जाएगा, तो फिर जेल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, कोर्ट उसको जेल करेगा। तो हिंदू में पर्सनल लॉज जो है वो श्रुति है और स्मृति है। तो हिंदू में जो पर्सनल लॉज है दे आर गवर्न बाय श्रुति एंड स्मृति। अब ये जो दो हो सकता है गर्ल्स का नाम हो, तो प्लीज मजाक मत करना भाई, ये दो ठो जो है आपका पर्सनल लॉज है, श्रुति जिसके अंदर 4 वेद हैं, और स्मृति, स्मृति मतलब समझ में आ रहा है ना, याद, किसका याद, ऋषि मुनि लोग जो है किताब किताब लिख करके गए हैं, वहां से भी हम लोग लॉ डिराइव करते हैं। स्मृति मतलब रिकलेक्शन हैंडेड बाय ऋषिज, बस इतना ही। 3 मेन स्मृति है, कोड ऑफ मनु, यज्ञवल्क्य, नारदा, ठीक है। तो मनु, याज्ञवल्क्य एंड नारदा, नाम याद कर लेना भाई, और किताब में इससे ज्यादा और कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। मोहम्मदन अगर आप हैं तो पर्सनल लॉ ऑफ मोहम्मदन, बिल्कुल होली कुरान रहता है, प्रॉफिट मोहम्मद जो सिखा कर गए वो रहता है, ठीक है।
और प्रॉफिट के जो कंपेनियंस थे, प्रॉफिट मोहम्मद के टीचिंग और प्रॉफिट के साथ जो कंपेनियन थे, उन कंपेनियंस का ओपिनियन को हम लोग बोलते हैं इजमा। ठीक है, और कियास भी है। कियास क्या होता है सर? ये तीनों का कंपैरिजन करके बनता है कियास। देखो, कियास मतलब हो गया कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ कुरान, हदीस एंड इजमास। ये प्रॉफिट मोहम्मद का टीचिंग को हदीस बोलते हैं, उसके कंपेनियन के, उनके कंपेनियन के टीचिंग को इजमास बोलते हैं। तीनों को कंपेयर करके बनता है कियास। ठीक है, और फिर ये सभी है डाइजेशन कमेंट्रीज। ठीक है, जो मुगल अंपायर में हुआ करता था, मुगल एम्पायर लोग जो बोले, जैसे फतवा वगैरह। तो ये हो गया हिंदू और मुस्लिम लोग का पर्सनल। ये सर हो गया प्रिंसिपल सोर्स। ये हमारे डायग्राम में था क्या सर? बिल्कुल था। ये देखो, प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, कस्टमरी लॉ लास्ट क्लास पढ़ लिए थे, प्रेसिडेंट आज पढ़े, स्टैट्यूट लेजिस्लेशन छोटा सा ही था, प्राइमरी एंड डेलीगेटेड। पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ क्या क्या हो सकता है? हिंदूज का अलग, मुस्लिम्स का अलग। हिंदू का बताओ, पर्सनल लॉ हिंदूज का बताओ। श्रुति, चार वेदास, स्मृति में एंशिएंट टीचिंग्स एंड बुक्स ऑफ ऋषिज। तीन स्मृति है, मनु, यज्ञवल्क्य, नारद। मुस्लिम्स का पांच ठो है, होली कुरान, टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद को बोलते हैं हदीस, ओपिनियन ऑफ कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद को अपने बोलते हैं इजमास, कंपैरिजन ऑफ ऑल थ्री ब्रिंग्स कियास, एंड डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज ऑफ मुगल एम्पायर वगैरह। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ में आ जाइए। तो देखो, नॉर्मली यहां तक पढ़ाने में 2 घंटा लग जाता, बट क्योंकि हैंड रिटन नोट्स था, फटाफट हो गया। अभी हैंड रिटन नोट्स मेरे को बनाने में जो है आवर्स एंड आवर्स लग जाता है। समझ आया? तो आपका टाइम मैंने बचा लिया है, नहीं तो यहीं तक पढ़ने में केवल 2 घंटा लग जाता। अब आ जाओ भाई, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। ये बड़ा सिंपल है, ये पूरा थ्योरी है। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ क्या करोगे? जस्टिस करोगे। जस्टिस मतलब फेयर रहोगे ना। इक्विटी मतलब इक्वली ट्रीट करोगे ना। सो मेंटेन इक्वालिटी, मेंटेन जस्टिस एंड फेयरनेस एंड गुड कंसाइंस, मतलब साफ दिमाग। और भाई क्योंकि इंडियंस, हम आपको लास्ट बार भी बताए थे, 200 साल ब्रिटिशर ने रूल किया, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ में ब्रिटिश लॉ भी आता है। ब्रिटिश का कॉमन इंग्लिश लॉ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगर हम लोग बात करें, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन इंग्लिश लॉ है। मर्चेंट लॉ भी आता है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड स्टैट्यूट लॉ। तो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ का अगर हम बात करें, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस एंड इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ के अंदर चार लॉ बताओ। कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, स्टैट्यूट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। आइए एक बार यहां से हम लोग पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी सोर्स, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ये जो कंसेप्ट है ना, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इम्पीज रेगुलेशन 1781। ठीक है, एक रेगुलेशन था इम्पीज रेगुलेशन 1781, ये आपको दिमाग में रखना है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया जिसके ऊपर कोई कानून ही नहीं है, तब भाई फेयर जो हो वो कर दो, जो सबके लिए इंसाफ हो वो कर दो, अपना दिमाग लगा करके। ये देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल ऑफ अ स्टैट्यूटरी लॉ और अ कस्टम और पर्सनल लॉ, कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, कस्टम नहीं है, पर्सनल लॉ नहीं है, इंडियन कोर्ट्स अप्लाई टू द डिसीजन which is known as justice, equity and good conscience, which may mean the rules of English law so far as they are applicable to Indian society and circumstances. बस इतना ही आप दिमाग में रखिएगा, इससे ज्यादा और कुछ यहाँ पर करने का दरकार नहीं है। एंशिएंट हिंदू लॉ में भी ये था, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस बिल्कुल था एंशिएंट हिंदू लॉ में भी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ जैसे मैंने आपको बताया, कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैट्यूट लॉ है। देखिए, देखो भाई, सोर्सेस ऑफ इंग्लिश लॉ, एक तो कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब कस्टम,
ठीक है, जो कस्टम क्या है, जो इमेमोरियल बस चिरकाल से चला आ रहा है, तो उस लॉ को अपने बोलते हैं कॉमन लॉ। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये सदियों से चला आ रहा है, तो जज लोग भी उसको मान लेता है। ये देखो, common law is the name given to those principles of law. Common law refers to those principles of law evolved by judges in making decisions on cases brought before them. So they have evolved, these law have been evolved by the judges while taking decisions on the cases which are brought in front of them. They have been built up over many years. सदियों से बन रहा है, मतलब प्राइमरी सोर्स इस कॉमन लॉ का क्या है, इमेमोरियल कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस। ये अनरिटन लॉ है ऑफ इंग्लैंड, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट फिर भी फॉलो होता है कस्टम के कारण, जुडिशियल डिसीजन के कारण, इमेमोरियल कस्टम्स के कारण। ठीक है सर, समझ में आ गया, लिख देंगे 2 लाइन। ये हो गया कॉमन लॉ। एक होता है लॉ मर्चेंट, मर्चेंट मतलब धंधा, तो जो ट्रेड में लॉ होता है उसको अपने बोलते हैं लॉ मर्चेंट, इट इज अ लॉ ऑफ द ट्रेड। ठीक है, those customs and usages which are binding on the traders in dealing with each other, बस इतना है। So that custom or usage which traders follow between them. Principle of equity, जब कस्टम भी नहीं है, कोई धंधा का रीति रिवाज भी नहीं है, तब कोर्ट लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लगाता है कि भाई सबको इक्वली ट्रीट करो। देखो, इक्विटी इज अ बॉडी ऑफ रूल्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ विच आर नाइदर कस्टम्स नॉर रिटन लॉ बट कंसाइंस। क्या है ये आपका कंसाइंस? कंसाइंस मतलब समझ में आ रहा है, जो कोर्ट लोग को अच्छा लगेगा वो कर देगा। ठीक है, बस इक्विटी में इतना ध्यान रखना, और इक्विटी का ये 2 चीज याद रखना, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। अगर आपको इंसाफ चाहिए, आपको इक्वालिटी चाहिए, तो आपको भी दूसरों को वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स, और आप निर्दोष हो तभी आपको इंसाफ मिलेगा। ये 2 चीज याद कर लेना, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। ठीक है, एंड ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। बड़ा सिंपल था और पकाओ भी बिल्कुल। स्टैट्यूट लॉ मतलब समझ जाओ यार, जो एक्ट वगैरह बनाया गया, ये रिटन है, तो इट इज डिराइव फ्रॉम लेजिस्लेशन इनैक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, ये एक रिटन है, स्टैट्यूट लॉ है, और ये ओवरराइड करता है बाद बाकी कॉमन लॉ, इक्विटी। ये तो रिटन है ना, तो रिटन लॉ विल ऑलवेज ओवरराइड द अनरिटन लॉ, यानी इट विल ओवरराइड बोथ कॉमन लॉ एंड द इक्विटी। ठीक है सर, एग्जांपल सर, अरे यार इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बस। मर्केंटाइल लॉ का अगर हम लोग बात करें, तो मर्केंटाइल लॉ, ये देखो, मतलब कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ के क्या क्या ब्रांचेस है। मर्केंटाइल लॉ होता क्या है, विच गवर्न्स कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को गवर्न करेगा ये। कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, जिसको अपने जेआईजीएल में पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े ना, फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी पढ़े, फिर अपने सीआरपीसी भी पढ़े, सीपीसी भी पढ़े। ठीक है, फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ, वही सेम है। देखो, ये देखो, कॉमन लॉ जो भी पढ़े, कॉमन लॉ, फिर लॉ मर्चेंट, अरे सेम है रे बाबा, कॉमन लॉ, कस्टम वाला, लॉ मर्चेंट धंधा वाला, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जब कस्टम भी नहीं हो, धंधा का रिवाज भी नहीं हो, तो जज लोग अपना बुद्धि लगा देता है। एंड स्टैट्यूट लॉ जो रिटन रहता है, जो ओवरराइड करेगा सबको। मर्केंटाइल लॉ इन इंडिया का अगर हम लोग बात करें, तो भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कौन भूल सकता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एनआई एक्ट। इंडियन मर्केंटाइल लॉ कहां से बना है? जाहिर सा बात है, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से बना है, और अपना लेजिस्लेचर ने बनाया है, अपने डिसीजंस ने बनाया, अपना भी तो रीति रिवाज है। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ का अगर हम लोग बात करें, तो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंडियन लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजंस ऑफ इंडियन कोर्ट्स, एंड आवर कस्टम्स एंड यूसेजेस। ठीक है, जैसे इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज मेनली एन अडेप्टेशन ऑफ इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, पता है सबको ये बात। बेस्ट एग्जांपल इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर इंडियन लेजिस्लेचर ने भी बहुत सारा एक्ट्स इनैक्ट किया है,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ को छापा है बोल सकते हो, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप, एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट 1938। फिर जुडिशियल डिसीजंस भी है हमारा बहुत सारा। ठीक है, अब सेम सेम अंदर में बात लिखा हुआ है तो वापस से नहीं पढ़ना है। कस्टम एंड यूसेज भी है हम लोग का। यहां तक क्लियर है? बस बस उतना ही। अब अपने आ रहे हैं दोस्तों जोरिस प्रूडेंस में। अब देखो, जोरिस प्रूडेंस का भी मैंने जो है हैंड रिटन नोट जो है वो बना रखा है, तो मैं हैंड रिटन नोट से ही आपको पढ़ाऊंगा। देखो अब ज्यादा बाकी नहीं है अपना, जोरिस प्रूडेंस से लेकर के बस 7-8 पेजेस ही बाकी है। तो अपने इंस्टीट्यूट मैट का लगभग समझ लो 15-16 पन्ना कर चुके हैं और 7-8 पन्ना ही बाकी है। और इसी में वो हम बताए थे ना, जॉन ऑस्टिन, रॉस्को पाउंड, ये सब का अपने थ्योरीज वगैरह जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। अब आप बोलेंगे सर आज का क्लास तो लंबा होने वाला था। तो मैंने आपको बताया ना, हैंड रिटन नोट्स का कमाल देखो कि मेरा मेहनत बढ़ जा रहा है, लेकिन कैमरा के सामने जब मैं आ रहा हूं तो अपने दोनों का मेहनत घट जा रहा है, लेकिन कैमरा के पीछे मेहनत बढ़ जा रहा है नोट्स बनाने का। तो जूरिस्प्रूडेंस अपने कल मिलेंगे और कल खत्म कर देंगे। बिल्कुल कल अपना लास्ट क्लास रहेगा और अपना जूरिस्प्रूडेंस जो है अपने इसको खत्म कर देंगे। और दोस्तों 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 दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ। मेरे को सीएस एग्जीक्यूटिव जून 21 वाला लोग का भी थोड़ा सा उन लोग के लिए भी रूटीन वगैरह जो है वो प्लान करना है, और उन लोग के लिए भी एडमिशन फीस वगैरह जो है वो फाइनल करना है। जरूर 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 मैं आपके ऊपर ये सौंप रहा हूँ कि आपको अपने जूनियर्स को पक्का भटकने से बचाना है और सही जगह जो है वो पहुंचा देना है। मेरा इतना भरोसा है आपके ऊपर। ओके, तो अपने कल मिलते हैं, कल सेम टाइम पर मिलेंगे 8 बजे, और लगभग वही 1 से 1.5 घंटा का क्लास रहेगा और अपने इसको खत्म कर देंगे कल। ठीक है, एक भी चीज नहीं छूट रहा है, सब आपका बढ़िया से प्रिपरेशन हो जा रहा है। कल मिलकर के अपने इसको खत्म करते हैं। ओके, एंड नोट्स जो है वो मैं आपको कल ही एक साथ दे दूंगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं आज देने का, या फिर मैक्सिमम कल तो देना ही है। चलो, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।